हेलो जनता, मैं अल्तमश खान आपका दोस्त और इस महफिल का होस्ट फिर से आ चुका हूँ हमारे शो को कंटिन्यू करने। तो आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि हमने हमारे बेसिक्स वाला जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था आखिरी में कि हम अपने इंडेक्स को थोड़ा सा जंबल अप करने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर सकें और हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो। तो यार, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं बात करता हूँ उस ज़माने की 1900, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, 1760 1760 के पहले की बात है, जब लोग अपने घरों में ही बिजनेस कर लिया करते थे, अपने घरों में ही चीज़ें प्रोड्यूस कर लिया करते थे, अपने घरों से ही काम किया करते थे और उन लोगों को ना किसी मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, मैन्युअली अपने हाथों से ही चीज़ें बना लिया करते थे। इस तरीके से वो लोग बिजनेस कंडक्ट करते थे। तो उस टाइम मशीन्स नहीं थी, इतनी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो कैपिटल क्या था ना, उस टाइम बहुत कम लगता था कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब 1760 में हुआ ये कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी इंग्लैंड ने मशीन्स अपने मार्केट में लाना शुरू कर दिया, अपना प्रोडक्शन मशीन से करना शुरू कर दिया। अब जब तक मशीन्स नहीं आई थी तब तक तो काम भाई हाथों से ही हो रहा था, मैन्युअली किया जा रहा था, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही मशीन्स आई वैसे ही धड़ल्ले से प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत तेजी से प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन अब यहाँ हुआ ये कि इस बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़े स्केल में अब हमको लगने लगा था एक लार्ज कैपिटल, क्योंकि हमारी जो मशीन्स आती हैं वो ऐसे 2-5 रुपए की तो आती नहीं है, उसके लिए हमको लगता है एक ह्यूज अमाउंट। तो उस टाइम लोग मशीनों से तेजी से प्रोड्यूस करने लगे और हमारा जो रीजनल मार्केट था, हमारा जो लोकल मार्केट था, वो इस रिवॉल्यूशन के चलते लोकल से रीजनल हुआ, रीजनल से नेशनल हुआ, नेशनल से इंटरनेशनल हो गया। मतलब हमने इतनी तेजी से हमने अपने आप को आगे बढ़ाया सिर्फ एक रिवॉल्यूशन के चलते। तो क्या हुआ था भाई, प्रोडक्शन मैन्युअली किया जा रहा था, मशीनें नहीं थी और कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम थी। वहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, भैया रेडिकल चेंज आया मार्केट में, प्रोडक्शन तेजी से होने लगा, लार्ज स्केल में बिजनेस होने लगा, मशीन्स आ गई थी ना, कैपिटल भी बढ़ गया किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का। समझ में आ रहा है? सही है। हमारा लोकल मार्केट भाई रीजनल से नेशनल पहुंच गया, नेशनल से इंटरनेशनल पहुंच गया। तो अब इस लार्ज स्केल बिजनेस को करने के लिए हो क्या रहा था ना, जो छोटे लोग थे, जो अकेले बिजनेस करते थे या कुछ 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर बिजनेस करते थे, इन लोगों को इतना आगे तक पहुंचने के लिए ना बहुत दिक्कत जा रही थी। क्यों? क्योंकि छोटे स्केल्स में बिजनेस कर रहे थे ना, अब तक बहुत छोटे स्केल्स में कर रहे थे भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप थी, पार्टनरशिप थी, जॉइंट हिंदू फैमिली थी, ये सब क्या थी ना, दे वर इनएडिक्वेट टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ द मार्केट, न्यू चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस। कि भाई लार्ज स्केल में बिजनेस कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी लार्ज स्केल बिजनेस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा थी और ये लोग मिलकर भी इतना कैपिटल नहीं जुटा पा रहे थे। इसीलिए इसके चलते एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें समझेंगे।
ये एक एक करके ना सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि देयर आर एम्पल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस टाइप्स, ठीक है, बिजनेस फॉर्म्स। सबसे पहले होगा सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि भाई एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल बहुत छोटी है कि एक बंदा कितना ही कैपिटल ले लेगा, ठीक है। फिर इस चीज़ को हम लोगों ने, इस लिमिटेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने पार्टनरशिप में इवॉल्व किया कि भाई पार्टनरशिप में आए तो 2 लोग मिलकर काम करने लगे, 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करने लगे, तो थोड़ा बहुत क्या हुआ, कैपिटल हम लोगों को ज़्यादा आने लगा कि हम थोड़ा अपने बिजनेस को थोड़े से लार्ज स्केल में लेके जा सकते थे एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन इसमें होता क्या था ना कि भाई सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि लाइबिलिटी जो थी पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड थी यानी कि किसी भी पार्टनर की गलती की वजह से अगर उस फर्म को नुकसान होता है, उस फर्म में लॉस होता है, उस फर्म के ऊपर डेट आता है, डेट यानी क्या, उसके ऊपर कोई उधारी आती है, तो वो कौन चुकाएगा, फर्म के साथ साथ पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी जा सकते थे उस वजह से। अगर वो फर्म को बेचकर या फर्म से रिकवर नहीं हो रहा है तो उसमें होता ये था कि भाई पर्सनल लाइबिलिटी आती थी, किसकी, पार्टनर्स की भी। अब मान लीजिए किसी एक पार्टनर की वजह से ये नुकसान हुआ और उसकी भरपाई करना पड़ा सारे पार्टनर्स को, तो ये कितना गलत हुआ उन पार्टनर्स के साथ जिनको खबर भी नहीं थी कि कुछ गलत हो रहा है। तो अब ये लिमिटेशन आ गई पार्टनरशिप में। फिर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली देखा। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या था कि जॉइंट हिंदू फैमिली ना सिर्फ हमारे इंडिया में ही प्रैक्टिस होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली का चलन जो है वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही है, और इसके लिए ना हमको जॉइंट हिंदू फैमिली में पैदा होना ज़रूरी है। कोई भी उठ के जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं बन सकता। जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कौन बनेगा, जो उस हिंदू फैमिली में, जो इस जॉइंट हिंदू फैमिली को कंडक्ट कर रही है, उस फैमिली में बॉर्न हुआ है। ओनली दैट पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो इसकी ये लिमिटेशन थी कि भाई इजी एंट्रेंस नहीं था, है ना। फिर उसके बाद हमने ये लिमिटेशन को ओवरकम करते करते हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट किया, जो कि थी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ऐसे ही इन सारी चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके इनके फीचर्स देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे, कैसे काम करती हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आया ना अभी तक जो भी हमने पढ़ा, एक ग्लिम्स आ गया कि हम हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने पहले चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट किया। कोई भी डाउट रहेगा, तुम्हारा भाई बैठा है, हम साथ में मिलकर समझेंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी से शुरू कर रहे हैं, रेडी, चलो आ जाओ भाई। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमने देखा कि भाई सोल प्रोप्राइटर क्या है, इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं। इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन ओनली, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन ओनली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। अब इसके फीचर्स देखते हैं कि भाई वन पर्सन कंपनी या वन पर्सन बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर ना कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, इस प्रोप्राइटरशिप को कोई एक्ट गवर्न नहीं करता है। हमने एक्ट हमारे पिछले लेक्चर में देख लिया था क्या होता है, तो हम वापस से वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे। आई होप आपने सबने मेरा पहला बेसिक्स ऑफ एसपी देखा है, इम्पॉर्टेंस टर्मिनोलॉजीज ऑफ एसपी देखा है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमने बात की है हमारे सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमको बार बार रिपीटेटिवली मिलने वाले हैं, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इजी होगा। जिसने भी नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो जाके देखे, फिर यहाँ पे आए।
अभी तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि हमारा पहला लेक्चर है, हमारे सब्जेक्ट वाइज हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं एक एक बार और आपको ग्लिम्स देता हुआ चलूँगा ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो। तो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ना कोई एक्ट नहीं है जो उसको गवर्न करता है लेकिन इसको लॉज ऑफ लैंड फॉलो करने होंगे। यानी कि भाई तू बिजनेस कर तो रहा है लेकिन कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं कर रहा है ना, तू वो बिजनेस मतलब तू सोल प्रोप्राइटर भी है, तू अकेले भी बिजनेस कर रहा है, तो तू ख्याल रख रहा है ना कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस जो हमारे देश के लॉज हैं, कहीं तेरा बिजनेस उनके अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं तू एम्यूनेशन का काम तो नहीं कर रहा है, तू कहीं ड्रग्स का काम तो नहीं कर रहा है, तू कहीं वेपन्स बेचने का काम तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के सोल प्रोप्राइटरशिप करनी होगी। ठीक है, एक सिंगल ओनर होता है, इसमें कहने की बात ही नहीं है, एक नाम पे ही लिखा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो बंदा एक ही रहेगा। कैपिटल छोटी रहेगी, हमने बात कर लिया। अब भाई अकेला बंदा है तो कोई भी अकेला है, इसको पूछने की ज़रूरत तो है नहीं किसी से कि यार मैं अकेला हूँ, मैं अपने आप डिसीजन ले सकता हूँ। इससे होगा क्या, वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है, किसी से पूछना नहीं है। सीक्रेसी मेंटेन रहेगी कि भाई मेरा बिजनेस, मेरा प्राइड, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मेरे से पूछ भी रहा है तो आई कैन हैंडल इट बाय माई सेल्फ, है ना। तो बिज़नेस की जो इंटरनल बातें रहेंगी वो उस तक ही रहेंगी, लीक होने की या फिर जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं बिज़नेस की, वो कहीं और जाने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहेंगी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मैंने बताया ना आपको, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कल को अगर इस प्रोप्राइटरशिप पे कोई डेट आता है तो ओनर की पर्सनल एसेट्स भी जा सकती हैं उनको रिकवर करने के लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है कि भाई मैं और मेरा बिजनेस, हम दोनों वी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, वी आर नॉट द सेम, वी आर नॉट कंसिडर्ड एज वन, वी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी मेरा बिजनेस अलग है, मैं अलग हूं। ये कंसेप्ट कहाँ होता है, ये कंसेप्ट फॉलो किया जाता है कंपनी में, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर को और बिजनेस को एक ही माना जाता है, दे आर कंसीडर्ड एज वन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद क्या है, लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर सकता है सोल प्रोप्राइटर। कैसे कर लेगा लार्ज स्केल बिजनेस, बताओ यार। उसको लार्ज स्केल बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाने के लिए एक बड़ा अमाउंट भी तो लगेगा, ह्यूज कैपिटल भी तो लगेगी। कहाँ से लाएगा एक अकेला, एक अकेला बंदा कितना ही कैपिटल जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद क्या है हमारा सेकंड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट दिस बिजनेस, एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली एंड गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, अगर आपको देखो, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भाई ये सारे जो नोट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये ज़ाया नहीं जाने देना हमें। अपनी लिखने की हैबिट बनाओ, और जब भी मैं कुछ भी लिखवाऊँ तुम्हें तो लिखा करो, लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखना है, और ये हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की आदत ख़राब हो जाए। अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ओनली लेक्चर्स के टेलीग्राम में मैं ये नोट्स डाल दूंगा, और आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन अपनी एक हैबिट डेवलप कीजिए, जब भी मैं पढ़ाऊँ या कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं तो आप लिखा कीजिए। ठीक है, तो अभी मेरे साथ साथ ये सब कुछ लिखते हुए चलना है आपको। अब इसके क्या फीचर्स हैं कि भाई मेंबरशिप सिर्फ बर्थ से मिलेगी, जो इसका हेड होता है, जो इस बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम कहते हैं कर्ता। वो कौन कहलाता है? वो कर्ता कहलाता है। और जो दूसरे मेंबर्स हैं इनको हम कहते हैं को पार्टनर्स। जो हेड है उसको कहते हैं हम कर्ता, जो दूसरे मेंबर्स हैं उसको उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स। भैया नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं है। अब फैमिली में जितने भी लोग हैं, जो भी पैदा हो रहा है, जिसकी भी डेथ हो रही है, तो ये मेंबरशिप जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन इसमें कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम मेंबर की लिमिट नहीं है। ठीक है, ऑल फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। भाई कर्ता की जो लाइबिलिटी है ना, ये अनलिमिटेड होती है, लेकिन को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। यानी कि कल को अगर हिंदू फैमिली बिजनेस पे कोई भी लाइबिलिटी आती है, कोई भी डेट आता है, तो कर्ता की प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर हम रिकवर करेंगे, ना कि को पार्टनर्स की। ठीक है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है? कर्ता। करता ही करता है। कर्ता ओनली डिसीजन मेकर। भैया अकेले डिसीजन ले रहा है, किसी से पूछना नहीं है, तो एक अच्छी बात क्या होगी कि कोई क्विक डिसीजन ले पाएगा चीज़ों के हिसाब से, चीज़ों को समझते हुए, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप अकेले ही वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? प्रॉफिट रेशियो फ्लक्चुएट होता है। क्यों फ्लक्चुएट होता है प्रॉफिट रेशियो? बताओ 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 बताओ। हाँ, क्योंकि मेंबर्स बढ़ते घटते हैं। किसी मेंबर की डेथ हो गई तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ गया, कोई नया मेंबर बॉर्न हुआ तो प्रॉफिट रेशियो कम हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप? दिस इज हाउ प्रॉफिट रेशियो फ्लक्चुएट्स इन दिस बिजनेस। अब इसके बाद हमने इवॉल्व किया पार्टनरशिप फर्म पे। तो पार्टनरशिप फर्म पे क्या था कि भाई इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर पीपल, है ना? 2 या 2 से ज़्यादा लोग इसको मैनेज करते थे, कंट्रोल करते थे। ओनर्स को हम पार्टनर्स कहते थे। फिर ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्म कहते हैं। भैया रजिस्ट्रेशन इसका जो है, इसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सर आप बोलेंगे कि यार ये पार्टनरशिप एक्ट तो ठीक है, ईयर भी याद रखना पड़ेगा क्या? ईयर याद रख लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। देखो ईयर कैसे याद रखना है तुमको पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। हम जब अपने टाइम पे पढ़ा करते थे ना ये, तो हमारे एक टीचर ने बड़ी एक सिंपल सी प्यारी सी ट्रिक बताई थी इस एक्ट को याद रखने की। पार्टनरशिप एक्ट एंड 1932, हमारी 32 हमारे दांत, हमारा टीथ सेट, कितने टीथ हैं? जनरली 32 होते हैं ना। 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा तेरे एक मुक्के में, बोलते होगे ना कभी कभी। तो वैसे ही इस एक्ट को, इस एक्ट के ईयर को याद रखना है तो इस तरीके से रखना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखते हैं कि भाई जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म बनेगी, तो देयर हैज़ टू बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स होंगे इनके बीच में आपको अग्रीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनरशिप के बीच में, तो इनके पास कुछ तो सबूत होना चाहिए ना, इनके पास कुछ तो चीज़ होना चाहिए पेश करने के लिए कि हाँ दिस इज हाउ वी हैव डिसाइडेड थिंग्स एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे वी हैव डिसाइडेड। तो सबसे पहले क्या होता है? अग्रीमेंट होना ज़रूरी है दोनों पार्टनर्स के बीच में। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मिनिमम 2 होने चाहिए, और जनरली 50 मेंबर्स आप मैक्सिमम रख सकते हो किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, अब ये जनरली क्यों बोलते हैं? जनरली का ऐसा है ना, रूल के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं,
तो वो एक इलीगल एसोसिएशन मानी जाती है, यानी कि उसके सारे ट्रांजैक्शंस वॉइड होंगे, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म जो कर रही है वो इलीगल होगा। खैर ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं ये आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ, लेकिन जनरली बोलने का जो इसका पर्पस है कि जनरली 50 मेंबर्स हो सकते हैं, उसका पर्पस यही है कि भाई आपकी एसोसिएशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और अगर अनरजिस्टर्ड है और उसमें 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी। ठीक है, अब जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो पार्टनर्स करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आया है हमारा यहाँ पे कि भैया ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी अगर कोई पार्टनर अपना हिस्सा बिजनेस में, अपना हिस्सा किसी और को देना चाहता है या किसी और को बेचना चाहता है, तो वो बिना अपने पार्टनर्स से पूछे ये हिस्सा नहीं बेच सकता, उसको उनकी परमिशन लेना जरूरी है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। रिस्ट्रिक्टेड है मतलब वो कर सकता है, बट ही हैज टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स फर्स्ट एंड देन ही कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू अदर। ठीक है, अब भैया इसका ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही पार्टनर्स के हाथ में होता है। ओनरशिप क्या है और मैनेजमेंट क्या है? जो उसका ओनर है, जो उसको ओन करता है उस फर्म को, वो कौन है? पार्टनर्स हैं। वहीं साथ साथ जो उस फर्म को, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो उस फर्म को ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, वो कौन है? वो भी तो पार्टनर्स ही है ना। मतलब ओनरशिप और पार्टनर मैनेजमेंट दोनों एक ही हाथ में, यानी पार्टनर्स के हाथ में। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड एज पर पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट विच वी हैव डिस्कस्ड अबव। इसी अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसके बाद हमने एक नए बिजनेस में इवॉल्व किया जो कि था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यानी ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट था जो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोई बंदा पार्टनरशिप के और एक कंपनी के दोनों के जो आपको एडवांटेजेस हैं वो ले सके। देखो क्या बोलती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज अ कंबाइंड फीचर ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड इट हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी अब देखो, अब फर्म एंड पार्टनर्स दे बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे यानी कि पार्टनर्स के ऊपर ना पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आने वाली है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नुकसान हो जाता है, लाइबिलिटी आ जाती है, तो भाई अब पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाएगा। यानी कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो हो गई वो अब हो गई लिमिटेड, है ना। एंड इट इज गवर्न्ड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, मतलब पार्टनर्स और जो फर्म है दोनों अलग अलग हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं रखी गई है यहाँ पे, क्योंकि रजिस्टर्ड है, गवर्नड है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है ना, पहले क्या होता था ना, किसी भी पब्लिक कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड थी। यानी किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट होने के लिए आपको 1 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल लाना होता था, और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास 5 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था। लेकिन 2015 में इस चीज़ को हटा दिया गया और अब
कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अभी हमको दिया है तो हम इसको उस हिसाब से ही देखेंगे। अगर हमको आगे कहीं कहता है कि भाई लिमिटेड आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी इतनी है एज में बी प्रिस्क्राइब, तो हम उस चीज़ को वैसे लेके चलेंगे। और हमारी टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है हमको आंसर भी वैसा ही लिखना है। मैं आपको साथ साथ चलता नॉलेज देता रहूँगा, जो ज़रूरी नॉलेज है वो देता रहूँगा, लेकिन हमको ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से लिखा गया है हम आंसर उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, इट इज़ सिंपल टू फॉर्म एंड ईजी टू ऑपरेट। लिमिटेड लाइबिलिटी है, भाई लो कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है इसको फॉर्म करने में, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब जिस पार्टनर को जाना है, जब जिस पार्टनर को नए पार्टनर को लेके आना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्रेंस और छोड़ने पे। ठीक है, डबल टैक्सेशन से बच जाते हैं हम, भाई डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाता है और जो शेयरिंग प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता था वो हट जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले ना कुछ भी जानने से पहले यू शुड नो, इसको लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल whose primary object is to promote the economic interest of its members। यानी इनका जो सबसे पहला होल एंड सोल प्राइमरी पर्पस होगा, ये अपने जो मेंबर्स हैं इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वुड नॉट बी द प्राइमरी ऑब्जेक्ट। जैसे कि अमूल कंपनी थी, अमूल कंपनी ने वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, डेयरी प्रोडक्ट्स को निकालना। उसके बाद हम इंडियन कॉफ़ी हाउस के बारे में बात करें, इंडियन कॉफ़ी हाउस भी एक सर्विस सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है। उनके होटल में उनके होटल्स होते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो फूड चेन है। ठीक है, तो ये इनका होल एंड सोल पर्पस क्या होता है ना, कि भाई कोई सर्टेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं ये। जैसे क्या फीचर्स हैं इसके, ये देखो, सर्विस ओरिएंटेड है, फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन गवर्न करता है इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 गवर्न करता है इसको। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, कोई भी आ जा सकता है, एंट्रेंस और एग्जिट एकदम फ्री है, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स 10 चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड है। भैया लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, इट एम्स टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। मैंने क्या बताया आपको, इट इज सर्विस ओरिएंटेड। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सर्विस ओरिएंटेड, they do not maximize, they do not intend to maximize their profit, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैनेजमेंट इज ऑफ डेमोक्रेटिक नेचर, यानी जो मैनेजमेंट होगा यहाँ पर सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, he would have one vote, every member would have one vote, one member one vote का कंसेप्ट फॉलो करते हैं ये लोग। ठीक है, फिर इसके बाद इनका ना कंट्रोल और सुपरविजन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी रहता है, क्योंकि इनका जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो सर्विस ओरिएंटेड है और अपने मेंबर्स के लिए अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना इनका सबसे होल एंड सोल पर्पस रहता है। तो इनका ना गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा सुपरविजन रहता है कि ये सही से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। तो बेसिकली इनका नेचर क्या होता है, सर्विस ओरिएंटेड। ठीक है, इसके बाद अब ना भाई क्या हो रहा था कि हमने ये सारे डिफरेंशिएशंस तो देख लिए सारे फॉर्म्स में, सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हो क्या रहा था ना कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली,
partnership firm, they were not able to meet the requirement of large scale business. That is why हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। भैया इसमें होता ये था कि लिमिटेड फंड्स थे, स्टेबिलिटी नहीं थी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, मेरे को ये बताइए। ये बंदा सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस चलाया और एक दिन इसको हार्ट अटैक आ गया, इसका दिल टूट गया, चूरा चूरा हो गया। हाँ ऐसा ही हो गया उसका दिल। अब बताओ इस बिजनेस को कौन चलाएगा जब ये बंदा ही नहीं रहा, स्टेबिलिटी नहीं रही। तो स्टेबिलिटी नहीं थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी भैया, मैनेजमेंट का दिक्कत थी, मैनेजरियल एबिलिटीज़ उतनी नहीं थी। तो इसीलिए हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी को इंट्रोड्यूस किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी को अडॉप्ट किया। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? इट इज़ केपेबल टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे सारे जो मॉडर्न इंडस्ट्री में जो जिस तरीके से बिजनेस हो रहा था उसको जो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी कि भाई हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए बिजनेस में, हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने लगे। दैट इज़ वाई वी हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट कन्वीनियंट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। बड़ा बिजनेस करना है तो भी ज़रूरी है, छोटे स्केल में हम ये दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है इनको अडॉप्ट करके बड़े स्केल में काम नहीं कर सकते। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी थी भाई, पब्लिक थी, प्राइवेट थी, गवर्नमेंट थी, स्टैट्यूटरी थी। इसके अलावा भी हम बहुत सारी कंपनीज देखेंगे, एक एक करके सारी कंपनीज देखेंगे, है ना। उसके बाद हम मीनिंग देखते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएटेड फॉर लॉफुल पर्पस और गोल, यानी कि जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, तो वो जिस भी पर्पस से इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर रहे हैं वो पर्पस लॉफुल होना चाहिए, वो पर्पस लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, है ना। ये देखो वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि लोग वॉलेंटरी साथ में आ रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इट कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल एंड डिवाइड, जो ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करने के बाद उन यूनिट्स को डिवाइड किया जाता है हिस्सों में, और उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? उस हिस्से को हम कहते हैं शेयर। पर्सन हु होल्ड सच यूनिट्स इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर इज द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, यानी कि जितना शेयर है उसके पास वो बंदा उतने शेयर का मालिक है उस कंपनी में, उतने शेयर का ओनर है उस कंपनी में। ठीक है, अब भाई मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है, यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनरशिप दो अलग अलग हाथों में। अब क्या है ना, ये जो ओनर्स हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये दुनिया के और कंट्री के अलग अलग हिस्सों से आकर भी बना सकते हैं ना, मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं, दे आर लार्ज इन नंबर्स, बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब अगर हमने इतने सारे लोगों के हाथ में मैनेजमेंट दे दिया तो क्या कंपनी सही तरीके से रन कर पाएगी? क्या कंपनी सही एफिशिएंट तरीके से स्मूथली काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए यही सारे मेंबर्स, यही सारे शेयर होल्डर्स, यही सारे ओनर्स मिलके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और उनके हाथ में मैनेजमेंट देते हैं। मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको इलेक्ट कौन करते हैं? ये सारे मेंबर्स, ये सारे ओनर्स मिलकर इलेक्ट करते हैं, और फिर इसको मैनेजमेंट को कौन संभालता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालता है। ठीक है, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है,
जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब इसके बाद एक फीचर्स देख लेते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के, क्या फीचर्स हैं, है ना भैया। वॉलंटरी एसोसिएशन है, ओपन टू ऑल, एंजॉयज इजी टू ज्वाइन एंड लीव, है ना। मेंबरशिप इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मेंबरशिप जो भी है इसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से इसकी मेंबरशिप होगी। आपने अपनी कंपनी में जैसे भी उस चीज़ को लिखा है उस हिसाब से आपकी मेंबरशिप होगी। भैया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है इसका कंपलसरी है। सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी हमने बात कर चुकी है बहुत बार कि भैया सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है कंपनी, और मेंबर जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से। आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, इनकॉर्पोरेट की गई है, बनाई गई है, नेचुरली पैदा नहीं हुई है ना, लॉ के थ्रू बनाई गई है। भाई परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। परपीचुअल सक्सेशन क्या है ना, परपीचुअल सक्सेशन डिफाइन करता है स्टेबिलिटी को, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि अगर बिजनेसमैन की डेथ हो गई या बिजनेसमैन बिजनेस करने के केपेबल नहीं रहा तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में अगर कोई एक शेयर होल्डर मर भी जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है, तो भी जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, ये सब कंपनी को रन करेंगे। किसी एक पार्टनर, किसी एक शेयर होल्डर को के इनकेपेबल हो जाने की वजह से बिजनेस बंद नहीं होगा, यानी कि बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगी, है ना भैया। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है। इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर, है ना। इट डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट अनलेस इट इज वाइंड अप, यानी ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक ये वाइंड अप ना होने वाली हो। वाइंड अप क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। वाइंड अप इज बेसिकली कि कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है। अब भाई कॉमन सील होती है इसकी। कॉमन सील्स यानी नेचुरल पर्सन नहीं है तो फिजिकली जाके साइन नहीं कर सकती, तो इसके लिए इसका एक डिवाइस होता है जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। और जब कोई भी डॉक्यूमेंट में, सारे कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कंपनी की एक कॉमन सील होती है और इस कॉमन सील के साथ 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी का साइन होता है एज अ विटनेस, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी देख चुके हैं बहुत बार। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट देख लिया है कि भाई एक हाथ में नहीं है, अलग अलग हाथ में है, ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स आर फ्री टू ट्रांसफर देयर शेयर, कितने भी बार चाहें खरीद बेच सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, वेरी फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। ओनरशिप गेट ट्रांसफर्ड विद द शेयर। जहां मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स थे, मैं इन 100 शेयर्स का मालिक था, मैं इस कंपनी में 100 शेयर्स का मालिक था। अब मैंने क्या किया, मैंने ये शेयर्स अपने किसी और को बेच दिए और अब मैं इस कंपनी का मालिक नहीं रहा, यानी कि आपकी ओनरशिप तब आपके हाथ से चली जाती है जब अपने शेयर्स आप किसी और को बेच देते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस केस में होता है, ये पब्लिक कंपनी में होता है। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट दैट फ्री, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। आगे पढ़ेंगे भाई। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, कितने मेंबर्स चाहिए भैया। प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 200। वहीं पे आप अगर कोई पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपके मैक्सिमम मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 7, ठीक है। कैपिटल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई इट कैन रेज ह्यूज कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं
ठीक है, शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में ये कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है। अब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब आगे डिस्कस करेंगे। ये अभी ये ध्यान रखिए कि ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं। सिक्योरिटीज़ थ्रू अ कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। भाई गवर्नमेंट कंट्रोल तो रहेगा ही क्योंकि रजिस्टर्ड है ना। गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल एंड सुपरविजन, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ना। रूल्स शुड बी फॉलोज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनी लॉ। कोई भी कंपनी जब रन करती है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कंपनी लॉ में बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, उसको वो सारे रूल्स फॉलो करते हुए, सारी चीज़ें कंप्लाई करते हुए अपना बिजनेस रन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ आरओसी। जैसे हमने देखा था कि जब हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो हमने आरओसी को जाके हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट किया था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट किया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब हमको आरओसी को जाकर सबमिट करना पड़ता है। एंड इट हैज़ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल रजिस्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इफ above statutory obligations are not fulfilled, कंपनी में भी penalized, कंपनी में बट penalized यानी कि पेनल्टी आ सकती है अगर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल क्या है? कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब गवर्नमेंट का सुपरविजन, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब कोई छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका शेयर बहुत कम है कंपनी में, उनकी ना बात कोई सुनता नहीं है क्योंकि उनके शेयर्स जो हैं वो कम है, लिमिटेड है, बहुत छोटे पैमाने पे। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और कंपनी को सुपरवाइज करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हम इस लेक्चर को रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए वीडियो के साथ और हमारे अगले कंटेंट के साथ। अगले लेक्चर में हम हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म कर देंगे और फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन, पीस आउट, लव यू ऑल, मिलते हैं जल्दी।